फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हम इनडिटर्मिनेसी के बारे में पढ़ रहे थे, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी में अपन फॉर्मूले तो लिख चुके थे कि बीम की अपन कैसे निकालते हैं। बीम की तो निकालते ही नहीं अपन उसमें, क्योंकि बीम क्या होती है, हमारी इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने फ्रेम की देखी थी। फ्रेम में अगर 2D की बात करता है तो 3A और 3D की बात करता है तो 6A, ठीक है ना। उसके बाद ट्रस की बात करते हैं तो ट्रस में 2D की बात करता है तो m-2j-r, और अगर बात करता है 3D की तो m-3j-r। ऐसे 3 तरीके से अपन निकालते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, अब एग्जाम्पल अपन करते हैं। एग्जाम्पल पहला है हमारा कंप्लीट चीज़ को मैं एक ही उसमें दिखाता हूँ आपको। DSI निकालनी है अपन को। तो DSI बराबर, पहला क्वेश्चन अपना बीम का है। बीम के बारे में अपन ऑलरेडी जानते हैं कि भैया बीम की चाहे वो कैसी भी कंडीशन हमको दे दे, चाहे वो बोले कि ये बीम फिक्स्ड है, लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है कि बीम के केस में अगर हमको एक बार एक्सटर्नल रिएक्शन उसने हमको बता दी कि ये इसकी रिएक्शंस हैं, तो अब आप इंटरनल फोर्स निकालो, तो अपन इजीली निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब बीम जो होती है डिटर्मिनेट होती है इंटरनली। तो बीम की हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। मतलब बीम क्या होती है? डिटर्मिनेट। तो बीम हमने देखी और देखा DSI पूछ रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगी? DSI 0, या कहा जाए डिटर्मिनेट होते हैं बीम। तो बीम के मैं आपको और क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, एक ही बहुत है। बीम अब मैं अगर कोई और दूसरी बीम बनाता हूँ वो भी डिटर्मिनेट रहेगा अपना। अब अपन देखते हैं फ्रेम के क्वेश्चंस। भैया फ्रेम देखो, DSI निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब ये नहीं आप ऐसे करने लग जाओ, सर ये 3 और 3 6 6 माइनस 3, अरे वो DSE होता था, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और ये है डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए DSI निकालेंगे अपन इसकी। कुछ भी नहीं दे रखा उसने, प्लेन स्पेस, मतलब ना 2D बोल रखा ना 3D बोल रखा। देन व्हाट शुड वी अटेन इट? हम इसे क्या मानेंगे? हम इसको मानकर चलेंगे कि ये हमारा 2D है। तो 2D है तो 2D के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेम का? 2D के लिए होता है 3 × A, और A क्या होता है? A होता है क्लोज्ड लूप। आप बताओ इसमें कोई भी आपको क्लोज्ड लूप दिख रहा है क्या? कि सर ये इसमें क्लोज्ड लूप है, तो इसमें एक भी क्लोज्ड लूप नहीं है, एक भी क्लोज्ड लूप नहीं है। इसका मतलब 3 × 0 बराबर 0। तो ये भी क्या? इंटरनली डिटर्मिनेट। इसका मतलब, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी DSI क्या है? DSI बराबर 0, और ये भी क्या है हमारा? डिटर्मिनेट। तो इसका मतलब जी ये है कि अगर मुझे इसकी एक्सटर्नल सपोर्ट की रिएक्शंस अगर कोई बता दे कि एक्सटर्नल रिएक्शंस ये हैं, वो कैसे भी कैलकुलेट करें, हमें नहीं मतलब उससे। उसने हमको बता दिया मोमेंट तो यहाँ पर जो है इतना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 5 किलोमीटर है, वर्टिकल 3, जो भी है अगर ये बता देगा ना हमको, तो हम इसके इंटरनल फोर्सेस मतलब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगला देखिए, कुछ नहीं बोल रखा, क्या मानोगे? कुछ नहीं बोल रखा, 2D फ्रेम मानेंगे। देखो भाई, कुछ दे के रखेगा ना तो यहीं पर दे के रखेगा, यहीं लिख देगा 2D फ्रेम, या क्वेश्चन दे देगा। तो अगर मुझे भी अगर क्वेश्चन के रूप में अगर आपको लिखना है कि ये 2D फ्रेम, तो मैं यहीं पर लिखूंगा ब्लैक पेन से। बाकी अपन मानेंगे तो उसको मैं ब्लू पेन, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमने ये माना है। तो कुछ नहीं दे रखा उसने, तो हमने इसको मान लिया 2D फ्रेम मान लिया। 2D फ्रेम है तो DSI 2D फ्रेम के लिए क्या होती है? 3 × A होती है। 3 × क्लोज्ड एरिया कितना दिख रहा है आपको? देखो एक ही है, एक है, तो 3 × 1 बराबर 3। तो इसकी कितनी हो गई भाई? इंटरनल इनडिटर्मिनेसी हो गई इसकी 3 हो गई। इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरनली 3 फोर्स ऐसे होंगे जिनको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
बताओ नंबर ऑफ लूप 1 और 1 2, क्या माने इसको, कुछ नहीं दे रखा अगले ने, नहीं दे रखा मतलब 2D फ्रेम मानेंगे हम तो इसे, और 2D फ्रेम मानेंगे तो DSI बराबर 3A बराबर 3 × 2 बराबर 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा 6। इसमें 6 ऐसे फोर्स है इंटरनल जिनको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था, अगला देखते हैं अपन, मैं इसे मिटाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए DSI बराबर कुछ नहीं दे रखा तो 3A, 3A है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसने इंटरनल हिंज भी दे रखे हैं, और चलो सपोर्ट भी चेंज करके देखते हैं इस बार। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि भाई सर ने हमको 3A और 6A लिखवाया था, इसके अलावा किसी प्रकार की और चीज़ें नहीं लिखी थी, जैसे कि इसमें हमारा रिलीज रिएक्शन इतनी होंगी अगर हिंज लग रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं लिखवाया मैंने आपको। इसका मतलब इंटरनल इनडिटरमिनेसी केवल और केवल लूप पर डिपेंड करती है, मतलब कितने क्लोज्ड एरिया हैं उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ना तो वो हमारे इंटरनल हिंज पर डिपेंड करेगी, ना ही रिलीज्ड रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, ना ही एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंड करेगी। हमें कुछ भी नहीं देखना जब हम बात कर रहे हैं किसकी, DSI की। हमें केवल और केवल फ्रेम में क्या गिनना है कि फ्रेम कौन सा है, कुछ नहीं दे रखा तो 2D फ्रेम मानेंगे, फ्रेम कौन सा है और उसमें लूप कितने हैं। तो देखो भाई कितने हो गए लूप, 1 2 3 4। अब बताओ ऊपर वाला लूप है या नहीं, कहोगे सर वो तो ट्राइंगल है। अरे ट्राइंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, हमारी बात थी क्लोज्ड लूप से। लूप का मतलब वो बंद होना चाहिए, तो बंद है या नहीं है, बिल्कुल बंद है। तो इसका मतलब इसको भी काउंट करेंगे 5। कितने लूप हो गए 5, तो 3 × 5 बराबर 15। ये हमारा आंसर है। क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि देखो अब इस पर इंटरनल हिंज का कोई प्रभाव पड़ा नहीं, एक्शन सपोर्ट का नहीं, हमें ज्ञात ही नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि हम तो इंटरनल निकाल रहे हैं। इंटरनल में केवल किस पर डिपेंड करता है, ए मतलब नंबर ऑफ लूप पर। तो ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने बोल दिया है हमको 3D फ्रेम, 3D फ्रेम बोल दिया, कोई बात नहीं। 3D के लिए 6A होता है, 6 × A क्या होता है, नंबर ऑफ लूप 1 और 1 2। तो कितना हो गया इसमें 12। देखो इसने बोल दिया 3D फ्रेम, तो हमारा फॉर्मूला क्या है 6A। 2D फ्रेम के लिए 3A फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना, बस 6A कर दिया हमने, बाकी सारी चीज़ सब कॉमन है ही है। 7th 1 2 3 4 5। इसने बोल दिया है हमको स्पेस फ्रेम, मतलब 3D फ्रेम है। 3D फ्रेम है तो DSI क्या है 6A होता है। 6 × कितने हैं इसमें बताओ। इसमें भी अगर हम देख कर चलें कि 1 2 3 इंटरनल हिंज है, तो हमें मालूम है भाई इंटरनल हिंज का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। नहीं पड़ता तो कितने 1 2 3 4 5। ये देखो ये सेमी सर्कुलर है, लेकिन कुछ भी हो शेप,
हमें तो किससे मतलब है, ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज्ड है क्या नहीं, बिल्कुल है। कितना हो गया आंसर हमारा, 30। तो ये कुछ बातें थी, ये तो किसकी थी हमारे, ये थी सारी सारी बातें। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं इसे मिटाता हूँ। ये फ्रेम तो अपने दोनों हो चुके हैं, फ्रेम भी हो गया और हमारा बीम भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं ट्रस के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ट्रस में उसने कुछ नहीं दे रखा, 2D 3D, क्या मानोगे हमेशा, 2D मानेंगे। 2D मान लिया इसको, 2D ट्रस मान लिया। 2D ट्रस माना है तो इसका हमको फॉर्मूला भी मालूम है, DSI बराबर M-2J-R। ठीक है, तो DSI बराबर M का मतलब क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कंफ्यूज कैसे नहीं हो, उसके लिए क्या करना है, किस तरह से काउंट करना है। बॉटम से स्टार्ट हो आप, यहाँ से गिनो नंबर, देखो आउट चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद अब अंदर एंटर करो यहाँ से 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए, 14 हो गए हमारे मेंबर। कितने हैं, अब होता क्या, अब देखो आप इसको 4 मेंबर मत गिन लेना, ये 1 और 1 2 क्रॉस मेंबर है। ऐसे नहीं है ये कि 1 2 3 4, नहीं भाई, क्रॉस मेंबर है ये यहाँ पर पिन जॉइंटेड है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे ही होता है इसके अंदर। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर आपके ये कन्फ्यूज़न होता है 100%। तो आप हमेशा कैसे काउंट करोगे मेंबर्स, आउटर चलो यूँ ऐसे, फिर अंदर एंटर करो ऐसे, कभी भी गलती नहीं होगी। नहीं तो आप ऐसे काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 मेंबर आपका मिस हो सकता है, और आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। नहीं सर हम तो ऐसे ही गिन लेंगे, हमको तो ऐसे आता है गिनना, तो आप गिन लेना, नो इशू। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपसे गलतियाँ ऐसे बहुत कम होंगी। ऐसी अगर हम बात करते हैं जॉइंट की, तो जॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जॉइंट हो गए, 8। ये जॉइंट नहीं है, ठीक है। माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है हमारे 2D में, 3 होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन 2D में कितनी होती है, 3 होती है। 3D में कितनी होती है, 6 होती है। तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई। तो DSI बराबर 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए तो 13, तो कितना आया ये हमारा 1 आया। ठीक है, तो 1 डिग्री इंटरनली इनडिटरमिनेट है ये, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें भी हमको वही निकालना है, तो इसने कुछ बोल नहीं रखा, और मान लो इसने बोल रखा है हमको क्या, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, फ्रेम बोल दिया। बोलने तो उसके बोलने से क्या है, लेकिन जॉइंट कैसे, पिन, और कौन सा है, प्लेन, मतलब 2D ट्रस का केस है ये। कैसे निकालेंगे, मेंबर कितने हैं इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मेंबर। माइनस अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जॉइंट की, तो जॉइंट कितने हैं
2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट माइनस ये कितना होता है 3, 8 दूनी 16 में 3 गए 13 13 0, मतलब इसमें इंटरनल फोर्सेस को अपन इजीली निकाल सकते हैं, ये है इसका मतलब। तो ये भी अपना हो गया पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। एक और देखते हैं, लास्ट देखते हैं इसके अंदर अपन, लास्ट केस। तो ये तो अभी वो भी अपन लिख लेंगे, चलो पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बीच में कोई मेंबर ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसने हमको बोल रखा है क्या, 3D ट्रस बोल दिया। 3D ट्रस बोला है तो हम 3D की तरह काम करेंगे। इसमें क्या होता है, m माइनस 3j माइनस आर। मेंबर गिनो भाई, 3D के लिए ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, m माइनस 3j माइनस आर, ये m माइनस 2j माइनस आर। तो मेंबर कितने हैं गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेंबर है। माइनस जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इंटू 8 माइनस रिएक्शन कितनी लोगे, 6 लेंगे, ध्यान रखना। 3D में आर कितना होता है, 6 होता है। 2D में आर कितना होता है, 3 होता है। तो निकालो, 8 या 24, 24 में से 6 गए तो कितने बचे, 18, 12 में से 18 गए तो माइनस 6। अब देखिए भाई, तीनों केस आपको सामने दिख चुके हैं। पहला केस था, ये वाला केस देखो आप, तो इस वाले केस में 0 है इसकी वैल्यू, इसका मतलब डिटर्मिनेट और स्टेबल है, मतलब ये ट्रस कहीं नहीं जाएगा, एज इट इज बना रहेगा, बढ़िया है। इस वाले में इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, जो हमने जो नोट लिखा था उसका तरफ देखो, 0 से क्या है, ज़्यादा है। 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ज़्यादा मजबूत है, ओवर स्टिफ। ये 0 से कम है मतलब अनस्टेबल और डेफिशिएंट, ये कमज़ोर है। समझ गए ना। तो वो तीनों जो नोट लिखाए थे वो अपने यही है, ये 0 है, ये 1 है। तो आप इसमें देख भी सकते हो, इसमें देखो एक ही मेंबर से काम चल जाता बीच में, जबकि हमने 2 लगा रखे हैं। तो एक मेंबर एक्स्ट्रा लगा रखा है तो ज़्यादा, एक मेंबर एक्स्ट्रा लगा रखा है तो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट है, जितने मेंबर होने चाहिए उतने ही हैं। इसमें देखो यहाँ पर 2 मेंबर लगने चाहिए थे, ठीक है, और एक 2 मेंबर यहाँ लगने चाहिए थे, तब ये अपना क्या बनता, तब जा करके अपना थोड़ा बहुत ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता, ठीक है, स्ट्रांग होता। तो ये इसके केसेस थे। एक और केस करते हैं अपन इसका, मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। एक केस और करते हैं अपन 3D का। इलेवेंथ क्वेश्चन है अपना, बोल रखा है 3D ट्रस। तो DSI बराबर m माइनस 3j माइनस आर। मेंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मेंबर है। जॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस
आर कितना होता है इसमें, 6 होता है। तो DSI बराबर 16 माइनस 8 के 24 में से 6 गए तो 18। ये भी क्या है, -2, मतलब डेफिशिएंट आएगा। अरे भैया ये अब आप सोचें सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन 2D के हिसाब किताब से दिख रहा है आपको ये। 3D में तो क्या है, कुछ मेंबर पीछे भी तो लगेंगे ना, तो 2 मेंबर कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, इसलिए क्या है ये अपना इंटरनली अनस्टेबल है। ये 3D ट्रस की बात थी। लास्ट मैं देखना चाह रहा हूं कि एक ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल, कुछ नहीं बोल रखा, 2D ट्रस मानेंगे, तो ये स्टेबल है या नहीं। M-2J -R होता है। मेंबर कितने हैं, 3। जॉइंट कितने हैं, 3। तो मैंने ये भाई अपना ट्रस जो है ना, ट्रस वो मिनिमम 3 मेंबर से बनेगा, 2 मेंबर से बना नहीं सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नीचे वाला मेंबर हटा दो, केवल इन दोनों से ट्रस बन गया। कम से कम 3 मेंबर अपन को चाहिए। 3 मेंबर से मैंने ट्रस बनाया और देखा, और वो क्या आया, डिटर्मिनेट। ये परफेक्ट स्टेबल ट्रस है अपना, डिटर्मिनेट एंड परफेक्ट स्टेबल। तो अगर आपसे पूछा जाता है परफेक्ट स्टेबल ट्रस के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 3, और सिंपल ट्राइंगल ट्रस क्या होता है हमारा, परफेक्ट स्टेबल ट्रस होता है। तो अपन नोट में लिखेंगे इस चीज़ को, परफेक्ट स्टेबल ट्रस के लिए मिनिमम 3 मेंबर की आवश्यकता होती है। वह सिंपल ट्रायंगल एक परफेक्ट स्टेबल ट्रस होता है। ठीक है भाई, तो ये अपना इंटरनल इंडिटरमिनेसी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन दोनों चीज़ें देख चुके हैं, एक तो हमने क्या देखा, DSE और एक DSI। अब आप याद करो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था, वहाँ 2 प्रकार की इंडिटरमिनेसी थी, DS और DK, स्टैटिक और काइनेमेटिक। DS में था DSE और DSI। तो हम ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे DS। तो DS कुछ नहीं है, इन दोनों का जो योग है वही क्या होगा हमारा, DS। मान लो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसकी आपसे पूछे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बताओ, तो आप इसकी एक्सटर्नल निकालोगे DSE, कैसे, R माइनस R से। आप इसकी इंटरनल निकालोगे ऐसे, और उन दोनों को जोड़ दोगे। ये तो 0 आ रही है, मान लो वो आ रही थी 3, तो 3 + 0 बराबर इसकी DS कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो DS निकालना सीखेंगे अपन। तो मैं इसे मिटाता हूँ, फिर अपन DS देखते हैं। तो अपन लिखते हैं वही, अब क्या नेक्स्ट अपना तीसरा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। भाई इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं आपको बताया था, मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट तो कहता है आपसे कि अगर DS निकालना है ना, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल और DSI इंटरनल। मतलब अगर मैं इन दोनों को, इसको निकालूं और इसको निकालूं, किस किस की, बीम की अलग होती है ये, फ्रेम की अलग और ट्रस की अलग। तो बीम का क्वेश्चन है तो मैं बीम की क्या निकाली, DSE निकाली, DSI निकाला, दोनों को जोड़ा तो मेरा क्या आ जाएगा, DS आ जाएगा। पहला तरीका तो यही है, सिंपल तरीका। ठीक है, फ्रेम के केस में DSE, तो DSE तो तीनों की सेम होती है। कैसे निकालते हैं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r।
यही तो निकालते हैं। लेकिन डी एस आई अलग अलग होती है, इसकी तो होती नहीं है, जीरो होती है बीम की, ठीक है, इसकी तो जीरो होती है, और इसकी क्या होती है फ्रेम की। तो अगर मैं कहूँ डी एस ई की बात करता हूँ तो आर माइनस स्मॉल आर होता है, माइनस आर और मान लीजिए आप, लेकिन इसमें केवल आर रहता है, और इसका डी एस आई क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। फ्रेम की बात करता हूँ अगर मैं, तो फ्रेम में डी एस आई कितना होता है, वो होता है 3A या फिर 6A, मालूम है आपको, 2D में 3A, 3D में 6A। और इसके लिए क्या होता है, m माइनस 2J माइनस आर, m माइनस 3J माइनस आर। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर ट्रस्ट का क्वेश्चन है 2D का, तो आप उसकी डी एस ई निकालोगे और डी एस आई इससे निकालोगे, और जो भी वैल्यूज़ आई है, मान लो यहाँ से आई है वैल्यू 2, यहाँ से आई है 3, तो 2 + 3 = 5, तो डी एस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो है सिंपल तरीका, ये है अपना मेथड फर्स्ट। ये है डी एस कैसे निकालेंगे, डी एस ई प्लस में डी एस आई, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपन को, पढ़ चुके हैं अपन डी एस ई और डी एस आई पढ़ चुके हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक पूछ रहा है, तो डी एस ई निकालो, जैसे हमने करे हैं क्वेश्चन वैसे, डी एस आई निकालो और उन दोनों को जोड़ दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। ऐसी अगर अपन बात करें मेथड सेकंड की, तो मेथड सेकंड ऐसा नहीं है, मेथड सेकंड है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड मतलब एक ही फॉर्मूला होगा डीएस निकालने का। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तीनों चीज़ देखनी है मेरे को, तो क्या क्या देखना है, बीम देखनी है, फ्रेम, तो पहले बीम की बात करता हूँ। तो अगर बीम की बात करते हैं अपन, तो बीम के लिए डी एस बराबर आर माइनस आर माइनस आर आर, ये होगा, ठीक है ना, बीम के केस में। देखो, और फ्रेम के केस में अगर अपन बात करें, तो फ्रेम में तो मेरे पास दो आते हैं, तो फ्रेम से पहले मैं आपको ट्रस का लिखवाता हूँ, जिससे कि क्यों लिखवाऊंगा वो बताऊंगा आपका भी, उसके पीछे की रीज़न है। तो अगर हम बात करते हैं, इन सभी की नोटेशंस आप जानते हो वैसे, कैपिटल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। स्मॉल आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और आर, आर का मतलब पता है आपको, नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस, और कैपिटल एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल मेंबर। जे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल जॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें लिखवा दी है मैंने आपको। बीम की अगर बात होती है, तो बीम के केस में हमारा होता है जो फॉर्मूला, आपको ऐसा नहीं करना है बीम के केस में कि आप क्या कर रहे हो, पहले आप उसके एक्सटर्नल निकाल रहे हो फिर इंटर निकाल रहे हो, ठीक है। पहला मेथड तो यही है, इन दोनों को निकाल के फिर जोड़ रहे हो तब जाके आएगा। वैसे इसी से आया है ये जो फॉर्मूले आए हैं ना, ये इसी से आए हैं। इससे कैसे आए हैं देखो, अगर मैं बीम की बात करूं तो डी एस बराबर डी एस ई प्लस डी एस आई होता है। मुझे बीम की निकालनी है डिग्री ऑफ स्टैटिक। डी एस ई कितना होता है, कैपिटल आर माइनस आर माइनस आर आर।
DSI कितना होता है बीम का, 0 होता है, लिखवा रखा है आपको। तो मेरा DS क्या हो गया, R माइनस आर माइनस आर आर, यही तो लिखा है मैंने। तो ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला क्या है, यहीं से आया है। इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमने फॉर्मूले के अंदर ही तो एक नया फॉर्मूला बना लिया DS के लिए डायरेक्टली, ताकि हमको ये अलग अलग ना निकालने पड़े और उस फॉर्मूले में पुट करें तो अपनी DS की वैल्यू आ जाए। ऐसी अगर मैं देखता हूँ कि 2D के लिए, ट्रस के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, मुझे ट्रस का 2D का निकालना है DS। तो DS अपन क्या जानते हैं, DSE प्लस DSI होता है, ठीक है। तो DSE कितना होता है इसका, DSE ट्रस का वही होता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही तो होता है DS, ठीक है। उसमें R नहीं आता। DSI कितना होता है 2D ट्रस का, वो होता है M माइनस 2J माइनस R, यही तो होता है DSI। अब देखो इसमें से क्या क्या कट सकता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस माइनस, चलो इसको पूरा खोल देते हैं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस M माइनस 2J प्लस R, इसका मतलब R से R कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो मेरा DS बराबर क्या हो गया, देखो फॉर्मूला M प्लस R और ये माइनस 2J, M प्लस R माइनस 2J, यही तो फॉर्मूला है। तो पहले हमें क्या करना पड़ रहा था कि DSE निकालना पड़ रहा था, DSI निकालना पड़ रहा था, और फिर इन दोनों को निकाल करके हम संख्या को जोड़ रहे थे, तब DS आ रहा था। मैंने फॉर्मूले में ही चेंज करके देखा तो फॉर्मूला अल्टीमेटली ये बन गया। अब क्या, अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये तो अलग, ये तो पहला मेथड था, इससे भी आप निकाल सकते हो DS। और आप इसमें अगर डायरेक्टली क्या करोगे, क्वेश्चन ट्रस्ट वाले क्वेश्चन में, ट्रस्ट क्वेश्चन के अंदर आप उसके टोटल मेंबर देखे कितने हैं, उन मेंबर्स को यहाँ पुट किया आपने, ठीक है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस को यहाँ पुट किया, नॉन रिएक्शन को, जो टोटल जॉइंट को यहाँ पुट किया, और फिर आपने आंसर निकाला। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे निकालो, ये वाला ज़्यादा सुविधाजनक है। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रस्ट के क्वेश्चन में इससे करोगे आप, तो पहले तो आप उसकी एक्स्ट्रा निकालोगे, फिर आप इंटर निकालोगे, तो आपको यहाँ पर दो दो बार कैलकुलेट करना पड़ा ना ये मेंबर को। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, मेंबर पुट किया, R पुट किया, 2J, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ये 3D ट्रस्ट का है। फ्रेम का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे फ्रेम का, तो फ्रेम का अपन लिखते हैं फॉर्मूला, ऐसे ही फॉर्मूला किसका आता है अपने, टू डी और 3D। DS बराबर और 3D के लिए होता है तो इसमें चीज़ें तो आपको सारी सारी पहले से ही पता है, मैं लिख दिया है। M का मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स, और R का मतलब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, J का मतलब नंबर ऑफ टोटल जॉइंट्स, R का मतलब नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शंस। तो आप, ये मैंने फ्रेम का बाद में इसलिए लिखा ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। देखो इसमें जिसमें ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो आप भूल जाओगे वहाँ पे कि फ्रेम का क्या था, 3M प्लस R माइनस 3J माइनस R था, या फिर 2M प्लस R माइनस 2J। देखो 2D के लिए 2J, 3D के लिए 3J, इसमें 2D के लिए जहाँ से ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से शुरू हो रहा है 3 से, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना है जिससे आपको दिक्कत नहीं आए याद रखने में। तो ये सारे सारे फॉर्मूले तो आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो, 3M प्लस R माइनस 3J माइनस R। अब देखो आपकी चॉइस है, मैं आपको दोनों ही मेथड से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं अभी आपको एग्जांपल लिखूंगा, उसको अपन सॉल्व करेंगे मेथड फर्स्ट से और मेथड सेकंड से, दोनों से सॉल्व करेंगे। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन सा चूज़ करो। मैं केवल आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले केस में ये चूज़ करना है, आप इन दोनों में से कोई से मेथड का यूज़ करो। आप चाह रहे हो सर नहीं हमें फॉर्मूला याद नहीं रख पाते, भाई फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ स्पेस फ्रेम इज गिवन बाय, तो आपको चार ऑप्शन होंगे 1 2 3 4। तो स्पेस की कैसे निकालते हैं, 6M प्लस R माइनस 6J माइनस RR, इस तरह से अपन को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब अपन नेक्स्ट करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसको उतारो, अपन क्वेश्चंस करते हैं अब इसके।
अब करते हैं अपन एग्जाम्पल। भाई दो मेथड अपने पास। मेथड फर्स्ट है मेथड सेकंड है। तो देखो भाई दो मेथड है अपने पास, मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड, अपन दोनों से करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फिर कौन सा मेथड अपने लिए सूटेबल है। अब देखो पहले मेथड में तो क्या है, एक्सटर्नल निकालो इंटरनल निकालो दोनों को जोड़ दो। एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, बीम की एक्सटर्नल निकालते हैं अपन कैसे, रिएक्शंस के आधार पर। कितनी है भाई, इसमें तो है 3 2 3, और अगर रिलीज रिएक्शन की बात करें तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो देखो टोटल रिएक्शन है अपनी कितनी, 3 और 2 5 और 3 8 माइनस 3 माइनस रिएक्शन कितनी है 2 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 3 2 5, 8 में से 5 गए तो 3। तो डी एस की जो वैल्यू आई अपनी 3 आई है। और मेथड सेकंड क्या कहता है, बीम के केस में तो भैया मेथड सेकंड भी सेम है। क्या है मेथड सेकंड अपना, डी एस बराबर आर माइनस आर माइनस आर। क्यों, क्योंकि इसमें डी एस आई क्या रहता है 0, तो ये डी एस इसके बराबर ही होता है। तो डी एस बराबर आर माइनस आर माइनस आर आर, तो ये कितना है 8 माइनस 3 माइनस 2, तो डी एस बराबर। तो बीम में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है भैया, किस चीज़ का, बीम में इस चीज़ का फर्क नहीं है कि हम मेथड फर्स्ट चूज करें या सेकंड, अरे दोनों एक ही मेथड है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। और जैसे ये तो मैं आपको डिटेल में लिखवा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा थोड़ी करेंगे अपन, वहाँ तो एक्सटर्नल डायरेक्ट निकालेंगे। एक्सटर्नल कैसे निकालें, 3 2 5 और 3 8, 8 में से 3 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 5 और 5 उसके बाद में 2 और रिलीज रिएक्शन और घट जाएंगी, 5 में से 2 गए तो 3, तो डायरेक्ट निकल जाएगा वहाँ तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही मेथड है भाई, डी एस बराबर डी एस ई प्लस डी एस आई। अब मैं आपको डी एस डायरेक्टली लिखवाऊंगा। रिएक्शन देखो 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है, 2 होती है, ये चीज़ें अपन अब मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा। काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत तसल्ली से समझाया मैंने आपको ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब अपन इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, तो डी एस बराबर डी एस ई एक्सटर्नल निकालो। एक्स्ट्रा देखो 3 2 5 और एक 6 और 2 8, 8 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 0। 8 माइनस 3 माइनस 2 क्यों लिखा मैंने, 8 में से इक्विलिब्रियम कंडीशन घटेगी हमारी 3, सही है बिल्कुल। यही तो गलत हो गया, अरे भैया हमको ये ध्यान रखना था, ये कंप्लीट ही गलत है। क्यों गलत है, मैं यही बताना चाह रहा था, अपन को याद है या नहीं, जब कभी वर्टिकल लोड गिवन होता है तो इस केस में अपन ना तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस लेते हैं और ना ही हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम काउंट करते हैं। तो ये पूरा पूरा गलत है। तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन आएगी, 3 नहीं आएगी भाई, यहाँ पर आएगी रिएक्शन 2, और यहाँ पर कितनी आएगी 1, और यहाँ पर भी कितनी आएगी 1 आएगी। तो अब बताओ कितना है, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। अब बिल्कुल सही है। तो 5 माइनस 3 की जगह 2 माइनस 2, तो 5 में से 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे हम। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन काम में नहीं लेंगे, तो इसलिए हमने 2 लिखा। और ये 2 किसका है हमारा, ये रिलीज रिएक्शन का, 1 और 1 2। तो कितना आ गया आंसर हमारा 1। मेथड सेकंड का यूज़ करूँ, आर माइनस आर माइनस आर आर, तो एक ही बात है, बीम में तो कोई अंतर है नहीं।
ds बराबर 1। तो बीम के केस में तो कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, आप चाहें कैसे ही निकालो, दोनों की तरफ से आप एक ही निकाल सकते हो। एक चीज़ आती है क्वेश्चन के अंदर, पूछते हैं बीम के केस में, या डायरेक्ट लिख देते हैं कैलकुलेट इनडिटर्मिनेसी, कैलकुलेट इनडिटर्मिनेसी। तो हमें ये समझ ही नहीं आया, तसल्ली से समझना भाई। जैसे क्वेश्चन लिख दिया, इसी क्वेश्चन को लिख दिया कैलकुलेट डिग्री ऑफ indeterminacy of the beam shown in figure। इसमें जो आपको बीम दिख रही है इसकी इंडिटर्मिनेसी निकालो, ये बोला अपन क्वेश्चन में। अब हमें तो समझ ही नहीं आया है कि ये इंडिटर्मिनेसी की बात कर रहा है, तो ये डी एस ई की बात कर रहा है, डी एस आई की बात कर रहा है, डी एस की बात कर रहा है, या डी के की बात कर रहा है। भैया डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोल रहा है ना वो, आप उस लाइन को तो पढ़ो बाद में, सबसे पहले जो आपको वर्ड पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, उसने क्या बोला है, बीम के बारे में बोला है। तो बीम की डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी पूछ रहा है, तो बीम की चाहे वो डी एस ई पूछे चाहे वो डी एस पूछे, ठीक है, इन दोनों का मतलब तो एक ही है भाई। देखो ना, डी ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो डी एस ई के बराबर तो होता है। तो बीम के केस में कुल मिला के वो आपसे डिग्री ऑफ एक्सटर्नल ही पूछ रहा है। अगर वो फ्रेम या आपको ट्रस देगा तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि भाई ट्रस की आप ये बताओ, डिग्री ऑफ स्टैटिक बताओ, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक बताओ, ऐसे आपको बोलेगा। और बीम की भी अगर उसको काइनेमेटिक पूछनी होगी ना, आपको डी के पूछनी होगी या फिर आपको डी एस आई पूछनी होगी, तो वो आपको क्लियरली बोलेगा कि इसकी डिग्री ऑफ इंटरनल बताओ, और ऑप्शन में 0 मिलेगा। डी के पूछेगा तो बोलेगा डिग्री ऑफ काइनेटिक। कुछ भी नहीं बोला ना, इसका मतलब कुछ भी बोलो, इन दोनों में से एक ही चीज़ है। इसलिए बीम के केस में कभी वो क्वेश्चन में देता नहीं है। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज जाते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको 4 चीज़ पढ़ाऊँगा और वहाँ पर क्या होगा, केवल सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो आप सोचोगे सर कि डी एस क्वेश्चन ही गलत था, उसमें सर स्टैटिक नहीं लिखा था ना, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल लिखा था, इसलिए हम तो छोड़ा है उसको, गलत है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत नहीं है, चाहे स्टैटिक बोले चाहे एक्सटर्नल बोले, हमारा आंसर सेम होगा। अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन अपन फ्रेम के करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं अपन। पहली बात कि ये भैया 2D फ्रेम है या 3D फ्रेम है, क्या माने, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको 2D फ्रेम मानेंगे, और ये भी नहीं दे रखा फ्रेम है या फिर बीम है, उसने डायरेक्ट बोल दिया कैलकुलेट डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। स्ट्रक्चर बोला है ना, उसने बीम बोला ना फ्रेम बोला, ट्रस, तो क्या मानोगे इसको फ्रेम। क्यों, क्योंकि सपोर्ट से डायरेक्टली मेंबर निकल रहे हैं। अब देखो 2D फ्रेम है तो यहाँ पर कितनी डायरेक्शन होगी, 3 3 3 3, ठीक है। पहला तरीका क्या था हमारा, मेथड फर्स्ट, कि मैं इसकी डी एस बराबर डी एस ई प्लस डी एस आई। तो डी एस बराबर डी एस ई कैसे निकालते हैं, आर माइनस आर आर से निकालते हैं। डी एस आई क्या होता है 2D फ्रेम का, इंटरनल होती है 3 इंटू ए। तो डी एस मेरा क्या हो गया, रिएक्शंस कितनी है, 3 चौक 12 माइनस आर कितना होता है, 3 माइनस 0 प्लस 3 इंटू इंटरनल निकालनी है मेरे को। इसकी इंटरनल कैसे निकालोगे, 3 इंटू ए का मतलब क्या है, एरिया कितना, इसमें है नहीं क्लोज एरिया, मतलब 0 है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी एस बराबर 12 में से 3 गए तो 9। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो मेरी कैलकुलेट होकर के आई इस फ्रेम की,
वो कितनी आई है, 9 आई है। ठीक है, अब मैं मेथड सेकंड करता हूँ। मेथड सेकंड क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, और वो क्या फॉर्मूला था 2D के लिए, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर आर। तो 3 इंटू, मेंबर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर, प्लस रिएक्शन कितनी है 12 माइनस 3 इंटू ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस आर आर तो है ही नहीं, 5 या 15, 15 और 12 27, 27 में से 18 गए तो 9। देख लो भाई, चाहे मैं इसको मेथड फर्स्ट से निकाल रहा हूँ, मतलब इसके एक्सटर्नल निकाली इंटरनल निकाली, दोनों को जोड़ दिया, चाहे मैं इसको मेथड सेकंड से निकाल रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला बेस्ड जो है, फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर, दोनों से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर हम कौन सा चूज़ करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको प्रेफर करूँगा आप एग्ज़ाम रूम में इसको यूज़ करना। क्यों, क्योंकि इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली निकाल दोगे। देखो इसको मत देखो, आप इधर देखिए, मुझे इसकी स्टैटिक निकालनी है तो पहले एक्सटर्नल निकालता हूँ। एक्सटर्नल क्या होती है, रिएक्शन पर डिपेंड करती है, 3 और 3 6 या 9 12, ये तो आप वैसे कर लोगे मुँह जवानी। 12 माइनस 3 और रिलीज रिएक्शन है नहीं, तो कितनी आई मेरी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल आ गई 9। इंटरनल निकालता हूँ, इंटरनल क्या होती है इसकी, क्लोज लूप इंटू में 3, क्लोज लूप है ही नहीं तो 0 होगी, तो क्या 0 प्लस 9 कितना हो गया 9, आपने तुरंत निकाल दिया विद इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में निकल जाएगा, 3 चौक 12, 12 में 3 के 9, 9 प्लस 0 और 9, 10 सेकंड में अपना आंसर निकल गया। 10 सेकंड में मेरा ये आंसर निकल चुका है 9। सेकंड मेथड का यूज़ करता हूँ 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस आर आर, आपको पेन उठाना पड़ेगा और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन गलत कर सकते हो। और पेन उठाने के बाद में दूसरी मुसीबत क्या है, तो एक तो मेंबर अपन को कैलकुलेट करने होंगे कितने सारे मेंबर हैं, जॉइंट अपन को नोट करने होंगे, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हमसे मिसमैच हो गई, मतलब हम कम गिन पाए या गलत गिन पाए, तो हमारा पूरा गलत हो गया। तो आप मेरे हिसाब से वाला प्रेफर करना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल 4th। इसकी मुझे निकालनी है, तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। 3 2, भाई कुछ नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 2D फ्रेम मानते हैं। 3 और 2 ये हो गई, लूप कितने हैं, 1 और 1 2, ठीक है। और ये भी दे देता हूँ, चलो अपनी वो कितनी हो चुकी है यहाँ पे, रिलीज रिएक्शन यहाँ पर होगी 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 और 2 4 और 1 5। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको तुरंत कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं इसको, देखो भाई फर्स्ट मेथड से ही करूँगा मैं इसे। 3 2 5, 5 में से 3 गए तो 2, 2 में से 2 और 2 4 1 5, 2 में से 5 गए तो -3, मतलब इसकी एक्सटर्नल तो जो आई है मेरी कैलकुलेट होकर के वो आई है -3, ठीक है ना। अब मैं इंटरनल निकालता हूँ, तो इंटरनल क्या होती है इसकी, 3 इंटू में क्लोज लूप, क्लोज लूप कितने, 1 और 1 2, 2 क्लोज लूप हैं, तो 2 क्लोज लूप है तो कितना हो गया, 2 गुणा 3 6, तो -3 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 3, तो +3 इसका आंसर आएगा। तो निकल गया तुरंत ही 10 सेकंड के अंदर। और इससे निकालेंगे तो अपन को गिनने पड़ेंगे, जॉइंट कितने हैं, आर आर कितना है, सारी चीज़ अपन को लिखनी पड़ेगी तब निकाल पाएंगे। पहले इससे करते हैं अपन, तो डी एस बराबर डी एस ई प्लस डी एस आई। अब मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, अपन काफ़ी बार कर चुके। डी एस ई निकालो, 3 और 2 5 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 माइनस रिलीज रिएक्शन कितनी है, 2 और 2 4 और 1 5। तो भैया ये तो आ गया मेरा डी एस ई, और डी एस आई क्या होगा, 3 इंटू में क्लोज लूप, 1 और 1 2 है, तो 3 इंटू में 2, तो डी एस बराबर 5 में से ये -3 प्लस 6, तो डी एस कितना आ गया मेरा, प्लस का 3 आ गया। ठीक, सेकंड मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड मेरा कहता है कि फॉर्मूला यूज़ करो। ये फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है आपका 3m प्लस
आर माइनस 3J माइनस RR। मेंबर काउंट करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर है। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी है? ये तो अपनी 5 है, 3 और 2 5 माइनस 3 इंटू ज्वाइंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 8 8 अपने हो गए ज्वाइंट, सॉरी 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो गड़बड़ हो जाती ना मेरे 8 लिखते ही। माइनस RR कितना रेडी रिएक्शन? 2 और 2 4 और 1 5। ये प्रॉब्लम है इस मेथड में। 8 के 24 प्लस 5 माइनस 7 21 माइनस 5, तो 24 ये कितना आ गया? DS बराबर 3 आ गया। तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस वही है कि इसमें अपना कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये अपने 2D फ्रेम के हो गए। और भी क्वेश्चन करते हैं अपन इसके, 3D फ्रेम के देखते हैं क्वेश्चन 1 2, और फिर ट्रस के क्वेश्चन देखते हैं। उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये यूनिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर केवल काइनेमेटिक हो जाएगा। काइनेमेटिक छोटा सा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिटी कंप्लीट हो जाएगी 6 लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे। बाकी के इसके क्वेश्चंस करेंगे। कितने हो गए ये क्वेश्चन? 4 हो गए ना, तो 5th से करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। भाई अभी तक जितना पढ़ा है सारे फॉर्मूले इन सबकी एक टेबल बना लो एक कागज़ पे कि DSE कैसे निकालते थे बीम फ्रेम ट्रस। तो आप ऐसे बनाना, इंडिटर्मिनेसी इधर तक तो लिखोगे आप, इंडिटर्मिनेसी इधर तक लिखना बीम फ्रेम ट्रस। इंडिटर्मिनेसी पहले कौन सी? एक्सटर्नल। बीम फ्रेम ट्रस तीनों की सेम है तो सेम फॉर्मूला लिख दिया। उसके नीचे आप क्या लिखोगे? DSI बीम की क्या होती है? 0, और उन दोनों की जो होती है लिखो। उसके बाद DS वो भी लिख दो फॉर्मूले, ठीक है। फिर DK के फॉर्मूले लिखेंगे, एक पेज पे उतार लो जिससे आपको फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू सो मच।